हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जो है यह हम सामान्य हिंदी का सेट लेकर के आए हैं, जो कि सक्षमता परीक्षा के भाग 1 में हिंदी के प्रश्न होंगे, चाहे वह 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 किसी भी हो। तो उसमें जो 30 नंबर के प्रश्न भाषा से होंगे, उसमें से 21 नंबर के प्रश्न हिंदी से आएंगे और 9 नंबर के प्रश्न अंग्रेजी से आएंगे। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सेट में जो हिंदी भाषा का प्रथम भाग है, इस सेट में आज हम लोग देखेंगे शब्द के भेद, चाहे वह शब्द के जो भेद हैं, यानी देशज विदेशज, तत्सम तद्भव और रूढ़ यौगिक या रूढ़, उस पर सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आए छूटे नहीं। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति का आधार पूछा जा रहा है, तो कहाँ से शब्द उत्पन्न होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेदों की संख्या है वो कुल 4 शब्द के भेद हैं, जिसमें से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 शब्द आते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रमुख भेद है या 4 प्रमुख प्रकार है, उसमें यह जाने जाते हैं। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। अगला है कि संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह शब्द क्या कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण में ये पढ़ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बारे में देख रहे हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द माना गया है, एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उत्पत्ति जो शब्द संस्कृत भाषा से, चूँकि हिंदी से पुरानी भाषा संस्कृत है और हिंदी से संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो जो शब्द संस्कृत के शब्द हैं उसे हूबहू संस्कृत के शब्द को ज्यों का त्यों या हूबहू हम जब हिंदी में प्रयोग करना शुरू करते हैं तो वे सारे शब्द जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस दूसरा का सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द पहले कहते किसको हैं, जब हम ये जान जाएंगे तो तद्भव शब्द चुनना हमारे लिए आसान होगा। तद्भव शब्द जो है वैसे शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन उन्हें उस शब्दों को जो है मॉडिफाई करके, यानी उसे चेंज करके जो है हिंदी में प्रयोग किया जाने लगता है, तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आता है। जैसे इसमें जो ऑप्शंस में शब्द हैं हमारे, उसमें मुंह जो है वो तद्भव शब्द होगा। फिर आप कहिएगा कि बैंक क्यों नहीं होगा, तो वो हम आगे इसमें जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन और उदाहरण को देखते हुए फिर प्रश्नों को भी हल करेंगे, क्योंकि हम इस सेट में जो है आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा भी बताएंगे और उस पर प्रश्न भी आपसे कराएंगे। हम भी करें, उसका आंसर आप हमसे पहले कीजिएगा, तब जा करके जो है तैयारी अपनी बेहतर हो जाएगी। जैसे तत्सम शब्द की डेफिनेशन क्या है कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा, ये कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा के 2 शब्द तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है तत् का अर्थ है उसके, और सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। तो जो संस्कृत का शब्द है उसी के समान, यानी अर्थात क्या हो गया, ज्यों का त्यों। तो जिन शब्दों को संस्कृत से, मेन डिफिनेशन जो परिभाषा इसका यहाँ से है कि जिन शब्द को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ से मेन परिभाषा हुआ कि जिन शब्द को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के, यानी उसमें बिना कोई चेंज किए जो शब्द संस्कृत भाषा में लिखा जाता है, उसी शब्द को जब हम हिंदी भाषा में लिखना शुरू करते हैं तो वे सारे शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, ये आग के लिए अगर हम हिंदी में अग्नि लिख रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, वो हिंदी में भी अग्नि पढ़ा जाएगा, लेकिन वो अग्नि क्या रहेगा, वो तत्सम शब्द रहेगा। आम के लिए आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि, ये सारे जो शब्द हैं ये सभी संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, और इसको हम लोग हूबहू बिना इसमें कोई परिवर्तन किए हुए सीधा इसका प्रयोग हिंदी में कर देते हैं। तो ये सारे शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है कि तद्भव। तो तद्भव किसको कहेंगे कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण, यानी कुछ भी जो भी परिस्थिति रही हो और जो भी समय के हिसाब से जो परिस्थिति रही हो
उसके कारण अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो, उस परिवर्तन होने के बाद जो नया शब्द बनता है वही शब्द कहलाता है तद्भव। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के प्रभाव से होकर गुजरी चली आ रही है। यानी जैसे अगर हम लोग इसका देखें कि मुख जो है यह संस्कृत का शब्द है, उसके लिए हिंदी में मुंह इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ग्राम जो है यह संस्कृत का शब्द है ग्राम, और इसके लिए हिंदी में गांव लिखना शुरू हुआ। दुग्ध जो है यह संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसके लिए दूध लिखना शुरू हुआ। भ्रातृ जो है यह संस्कृत का शब्द है, हिंदी में अब इसे भाई लिखना शुरू हुआ। तो ये जो सारे शब्द आए कौन कौन, मुख, गांव, दूध, भाई, जिस शब्द के लिए संस्कृत में कोई और शब्द यूज हो रहा है और उस शब्द का हिंदी में कोई और शब्द यूज हो रहा है, तो ये सारे शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्योंकि मुंह का संस्कृत मुख होता है, गांव के संस्कृत में ग्राम लिखा जाता है, लेकिन हम हिंदी में गांव लिखते हैं। तो हालांकि ये सारे शब्द लिए संस्कृत से ही गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत से ही लिए गए हैं, लेकिन हम इसे हूबहू न लिख करके जो है परिस्थिति के अनुसार बदल करके अब मुख को मुंह लिखने लगे, ग्राम को गांव लिखने लगे, दुग्ध को दूध लिखने लगे। तो ये सारे शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट है देशज। देशज किसको कहते हैं, तो देशज का मतलब ही है देशी, यानी अपना स्थानीय, अपने देश में उपजा हुआ। तो वे शब्द जो स्थानीय भाषा से निकलते हैं होते हैं, ये देश के विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। यानी जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसे ही अगर हम हिंदी साहित्य में यानी हिंदी भाषा में जब लिखना शुरू कर देते हैं ना, तो वो शब्द जो है देशज शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सारे शब्द, जैसे लोटा है, जो हम लोग पानी वानी रखने के लिए लोटा इस्तेमाल करते हैं, कटोरा है, डोंगा है, डिबिया है जो अंधकार दूर करने के लिए बनाते हैं, खिचड़ी है, खिड़की है, पगड़ी है, चिड़िया है, जूता है, तेंदुआ है, फुनगी है, किसी पेड़ के जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको हम लोग फुनगी कह देते हैं, कलाई है। तो ये जो सारे शब्द हैं जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम किसी ये को पेड़ की चोटी कहें तो कोई समझ पाएगा, लेकिन हम उसको ये कहें कि फुनगी, तो हो सकता है कि हमारे इलाका के अतिरिक्त ये दूसरे इलाका के लोग शायद नहीं समझ पाएँ, या हिंदी भाषा वाले इलाका के अतिरिक्त अगर दक्षिण भारत के अन्य भाषाओं वाले राज्य की बात करें तो वो फुनगी शब्द को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके लिए जो है वर्ड है वो दूसरा वर्ड है। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा से लेकर के इसे सीधा हिंदी में लिखना शुरू कर दिए, तो ये इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी देश के, चूँकि अपने देश की अगर बात की जाए भारत की, तो यहाँ जो है भारतीय संविधान में ही 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, और हर राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हैं। तो इस हिसाब से और लगभग 1600 के आसपास यहाँ बोलियाँ बोली जाती है। अब नेक्स्ट है विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द किसको कहेंगे, तो विदेशज शब्द से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये विदेश का शब्द होगा, यानी अपने भाषा का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हों और इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुतायत किया जाता है, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं से लिया जा सकता है। जैसे अगर बात किया जाए फ़कीर, तो फ़कीर जो है यह उर्दू भाषा का ये है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हिंदी में भी अब हम लोग करते हैं फ़कीर, तो ये फारसी भाषा से फ़कीर लिया गया। चश्मा है, डॉक्टर है, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा DOCTOR से सीधा हम लोग हिंदी में डॉक्टर लिखना शुरू कर दिए। टीचर को हिंदी में ही टीचर लिख दिए। इस प्रकार से जब हम लोग टीचर को टीचर लिख देते हैं, तो ये सारे शब्द जो अंग्रेजी के शब्द हैं, डॉक्टर हैं, टीचर है, इंजीनियर हैं, एक्टर हैं, इस सब को हम जब इंग्लिश को सीधा हिंदी में लिख देते हैं, बल्कि टीचर की जगह पे अध्यापक लिखे या डॉक्टर की जगह पे चिकित्सक लिखे, तो फिर वहाँ पर जो है वो शब्द अलग होगा। लेकिन डॉक्टर को सीधा हिंदी में डॉक्टर लिखे, टीचर को सीधा हिंदी में टीचर लिखे, तो इस प्रकार के जो शब्द लिखे जाते हैं और आजकल भाषा में ये सारे शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो इन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। तो आइए कुछ और प्रश्न इस पर हम करके देखते हैं कि विदेशज शब्द में यानी तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज पर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा
तत्सम शब्द है। तो अब बताइए, अब उद्गम है, खेत है, कोर्ट है, अजीब है। तो यहाँ पर अजीब जो है उर्दू भाषा का शब्द है, जो ये विदेशज शब्द हो जाएगा। कोर्ट जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह भी विदेशज शब्द हो जाएगा। खेत अपने आम बोलचाल की भाषा में हम लोग खेत को प्रयोग करते हैं, देशज शब्द हो जाएगा। तो उद्गम जो है यानी आरंभ जहाँ से शुरू होता है, जिसके लिए उद्गम शब्द इस्तेमाल संस्कृत में होता है, और उद्गम हूबहू हम हिंदी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उद्गम शब्द क्या हो जाएगा? उद्गम शब्द जो है वह तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा का ए सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अपील शब्द कौन सा है, यानी अपील तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो इस पांचवा के लिए क्या हो जाएगा? अपील जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अपील का मतलब होता है कि फिर से किसी बात को लेकर के बात रखना, तो ये विदेशज शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें जो है हम आपके लिए यानी जो उत्पत्ति के आधार पर भाषा के शब्द के जो 4 रूप हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसको भी कवर कर रहे हैं, और रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़ को भी आगे कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर हिंदी व्याकरण में आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सवाल है कि मगही शब्द क्या है, यानी मगही शब्द जो है वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा 6ठा नंबर प्रश्न के लिए वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि यह तद्भव शब्द है, यानी संस्कृत में मगधी लिखा जाता है, अब उसे मगही जो है हम हिंदी में लिखते हैं, तो ये तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया। आगे है कि संधि शब्द क्या है? संधि का अर्थ होता है एक मिलन, यानी एक दूसरे से मेल मिलाप करना। तो यहाँ पर संधि जो है यह संस्कृत से लिया गया शब्द है, सीधा हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यह तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि लोटा शब्द है। तो लोटा शब्द तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो पानी रखने, पीने या फिर मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह हम लोग की क्षेत्रीय भाषा बोली का लिया गया शब्द है, यानी यह देशज शब्द हुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कहते किसको हैं? तो तत्सम शब्द अभी हम लोग किए हैं कि जो संस्कृत से लिया गया शब्द है। तो हम देखेंगे बारात, वर्षा, हाथी, आयु, इसमें से कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो वर्षा जो है यह संस्कृत से लिया गया शब्द है, जो कि तत्सम शब्द कहलाएगा। अगर हम लोग बारिश कहें, तो बारिश जो है यह उर्दू का शब्द है, तो विदेशज शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है तत्सम, तद्भव से हम लोग चयन उसको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें तद्भव शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर बैंक जो है यह तो विदेशज शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पर तद्भव क्या हो जाएगा? मुंह, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? तो मजिस्ट्रेट जो है यह बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मजिस्ट्रेट का मतलब हो गया कि न्यायाधीश जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी न्यायाधीश होता है, मजिस्ट्रेट अंग्रेजी वर्ड है, इसको हम लोग सीधा हिंदी में अब इस्तेमाल कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट लिख रहे हैं, यानी यह विदेशज शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर इसके लिए डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र, अब आगे जो आया हमारा कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यानी अब जो हम लोग शब्द को देखेंगे वह बनावट, उसकी रचना के आधार पर शब्द किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो भी शब्द हैं वह शब्द कहलाते हैं क्या? रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द या यौगरूढ़ शब्द। तो इसका यौगिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि अब देखते हैं कि बनावट के आधार पर जो शब्द के 3 रूप हैं, जिसको रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ के नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जानते हैं? रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। उसका भी हम लोग अभी परिभाषा देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम उसको रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़ का पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जैसे तत्सम, तद्भव पे किए हैं, ताकि कुछ भी हमारा आगे परीक्षा की दृष्टि से सब कुछ तैयारी सही रहे। रूढ़ शब्द कहते किसको हैं? तो यह एक ऐसा शब्द होता है जिन्हें अलग अलग अक्षर में विभक्त करने पर उनके अक्षर सार्थक शब्द नहीं बनाते। यानी रूढ़ शब्द ऐसा है कि जो एक शब्द बन गया
उसको अगर हम लोग डिवाइड करें, तोड़ें, तो उससे नया कोई शब्द उत्पन्न नहीं होगा, वो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग शब्द देखें अगर, तो अगर को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो अ प्लस गर, न अ का अर्थ आ रहा है न गर का अर्थ आ रहा है। या अग को एक साथ कर दे अग प्लस र, तो भी कोई सार्थक अर्थ नहीं आ रहा है। अगर महल की स्थिति में देखें तो मह प्लस ल, कोई अर्थ नहीं। या फिर म जोर हल, तो यहाँ पर म का कोई अर्थ नहीं आ रहा है, हल का एक नया वर्ड बन जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो मतलब ऐसे शब्द हैं ये सब कि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो उनमें से अक्षरों का कोई सार्थक अर्थ उर्थ बनता नहीं है। तो उस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर, कुर्सी, ऐनक, महल, ये सबको तोड़ने पर नया कोई, या अगर महल को तोड़े म ह ल, तो इसमें क्या नया आया, कोई नया शब्द नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार जो है ये महल का कोई अर्थ रहता नहीं है। आगे यौगिक है, तो यौगिक विज्ञान में भी पढ़े होइएगा कि यौगिक जो है वो कंपाउंड अर्थ होता है। इंग्लिश में यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। तो इसका क्या है कि दो या दो से अधिक, हमेशा यौगिक में यही रसायन में भी पढ़ा जाता है कि दो या दो से अधिक जो है तत्व के मिलने से यौगिक बनता है। तो यहाँ भी हम लोग वही पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलने से, सार्थक यानी जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द यानी ऐसा शब्द जिसका सही अर्थ निकलता हो, उसके मिलने से जो नया शब्द बनेगा वो शब्द यौगिक कहलाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों सार्थक शब्दों के मिलने से, यानी ऐसे कोई निरर्थक शब्द, जैसे हम बोले कि ह आ ल, तो ये निरर्थक ये है, इसको मतलब नहीं बनाया जा सकता है पन प्लस घट, तो मिलके पनघट तो वर्ड बनेगा, लेकिन पन और घट का कोई मानी निकलेगा नहीं, तो वो सार्थक नहीं हुआ। पन और घट सार्थक नहीं हुआ। तो जहाँ सार्थक शब्दों का समूह होगा और एक साथ मिलेगा वही शब्द यौगिक कहलाएगा। जैसे विद्यालय, दो सार्थक शब्द कौन कौन है, विद्या प्लस आलय, आलय का अर्थ होता है जगह, यानी विद्या हासिल करने का जो जगह है वो विद्यालय कहलाएगा। विद्या एक अपने में आप में शब्द है और आलय भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जगह। तो विद्यालय उस वैसे जगहों को कहा गया जो जहाँ जाकर के हम शिक्षा हासिल करते हैं, विद्या हासिल करते हैं। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र हुआ। रवि का अर्थ होता है प्रकाश, इंद्र का भी अपना एक अर्थ है। तो इस प्रकार रविंद्र जो शब्द होगा वो यौगिक शब्द होगा, क्योंकि ये दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। तो दो या दो से अधिक भी सार्थक शब्दों का समूह हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यौगिक शब्द। नेक्स्ट है यौगरूट शब्द, जो बनावट की दृष्टि से शब्दों का जो रूप है उसका जो तीसरा रूप है यौगरूट शब्द। यौगरूट शब्द का तात्पर्य ऐसे शब्दों से होता है जो दो शब्दों के मिलकर बनता है, लेकिन बनने के बाद अन्य किसी तीसरे अर्थ बताने लगता है। यानी दो शब्द से मिलकर के बना, लेकिन जब बना, जैसे नील प्लस कंठ, तो नील एक शब्द है और कंठ भी एक शब्द है, लेकिन इस शब्द से जब बना नीलकंठ तो फिर एक तीसरे का अर्थ बताने लगा। यानी नीलकंठ का अर्थ हो गया महादेव, जो नीला है, जिस कंठ जिसका, नीलकंठ महादेव के लिए कहा जाता है। दशानन रावण के लिए कहा जाता है। दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 है जिसका सर। गिरिधर जो है यह कृष्ण जी के लिए कहा जाता है। पर्वत को जो धारण करते हैं, गिरिधर, गिरि माने होता है पहाड़, पर्वत, तो गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला। लंबोदर यानी लंबा है पेट जिसका, यह गणेश जी के लिए आता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, जय शिव जी के लिए आता है। तो इस प्रकार यानी ये जो सारे शब्द हैं, नीलकंठ, दशानन, गिरिधर, लंबोदर, त्रिनेत्र, ये सारे शब्द दो सार्थक शब्दों के समूह से बना है। लेकिन जब ये शब्द बने हैं तो इसका अर्थ ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस प्रकार जो है ये सारे शब्द जो है यौगरूट शब्द कहलाएंगे। हम दोस्तों इस पर भी कुछ प्रश्न को करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन आपका बाकी नहीं रहे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। सवाल है कि निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है, यानी हमको ऐसे शब्द को खोजना है कि जिसको हम अलग अलग करेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ बचेगा नहीं। तो इसमें वाचनालय है, समतल है, सम प्लस तल अलग अलग हो सकता है, विद्यालय हो सकता है। लेकिन पशु एक ऐसा शब्द है जिसको अलग करेंगे तो प प्लस शु, इसका कोई अर्थ बनेगा ही नहीं। तो पशु शब्द जो है वो रूढ़ शब्द क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द यौगरूढ़ है। यानी पवित्र, पाक साफ वाला,
कुशल, विनिमय, जलज। तो यहाँ पर शब्द रचना के हिसाब से अगर ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शंस को, तो इसमें जलज जो है यानी जल में पलने वाला जो पौधा है तो वो जलज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है यह शब्द यौगिक शब्द के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन यौगिक शब्द है, यानी किस शब्द में दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह मिला है। तो अगर ध्यान से देखिए, लेखक, पुस्तक और योगी को छोड़ के विद्यालय को अगर देखा जाए तो विद्या प्लस आलय यानी विद्या हासिल करने का जगह विद्यालय यौगिक शब्द हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है कि जिस शब्द से कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द से कई सार्थक खंड हो सके यानी ऐसा खंड हो जिसका अर्थ हम सही से बता सकें उसको कहते हैं क्या। 16 का ऑप्शन नंबर बी यानी यौगिक शब्द कहते हैं। सार्थक खंड नहीं होगा तो रूढ़ शब्द कहलाएगा, और यौगरूढ़ जो है वो दो शब्दों का ऐसा समूह होगा जो एक तीसरा अर्थ देता होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 17 कि कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल जो है यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें क मल कमल, इसको अगर अलग करते हैं तो क प्लस मल फिर भी कोई शब्द नहीं बन रहा है, या क म ल करते हैं तो भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार यह रूट शब्द आ जाएगा, यानी 17वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो पाकशाला यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा इसको शब्द को विभेद करें तो पाकशाला यानी ऐसा जगह जहाँ पर जो है खाना बनाने का कार्य होता हो उसको पाकशाला के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह यौगिक शब्द है, क्योंकि पाक मतलब खाने से संबंधित सामान और शाला पाकशाला जहाँ खाना बनाया जाता है, रसोई घर के लिए पाकशाला भी इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार यह यौगिक शब्द हो गया। नेक्स्ट है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन जिसको 10 सर वाले जो रावण के लिए इस्तेमाल होता है दशानन, तो यह इसका अर्थ ही अलग है। 10 सर वाला दशानन कहलाएगा, लेकिन चूंकि यह तीसरा रावण के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, यह यौगरूढ़ शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ जो है 20वां का डी हो जाएगा कि पशु जो है वो रूढ़ शब्द है। दोस्तों इस प्रकार अभी हम जो है ये शब्द को उत्पत्ति के आधार पर जो कि तत्सम तद्भव द्वेषज विदेशज था उस पर भी प्रश्न के साथ देखे हैं, और जो बनावट के आधार पर रूढ़ यौगिक यौगरूढ़ है उसको भी हम अभी देखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पसंद आया तो दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।